अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5। वो हम स्टार्ट करेंगे। उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? 1665 में सर आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमें बताया था। 1665 की एक शाम, कब? 1665 में जो है सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि कैसे जो है हमारी ज़मीन वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है या चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इन रिवॉल्व की वजह क्या है वो इस बारे में सोच रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, एक सेब का जो है वो एक दरख्त से नीचे की तरफ गिरता है। तो उसकी तरफ देखते हुए उनके माइंड में जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कंसेप्ट आया था। फिर उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ें हों या वो बड़ी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ मैस है, वो हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी को और दूसरी बॉडी जो है वो पहली बॉडी को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक ऐसी फोर्स के साथ। तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी को लेके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट जो थी उन्होंने क्या डिफाइन की थी, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन जो है हमारे पास, क्या उन्होंने डिफाइन किया था कि एवरी बॉडी in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। क्या उन्होंने डिफाइन में कहा था कि कायनात में जितनी भी बॉडी जो है, हर बॉडी जो है हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। किसके साथ? ऐसी फोर्स के साथ। वो फोर्स जो है हमारे पास डायरेक्टली होती है। फोर्स जो है वो फोर्स हमारे पास क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। और वो फोर्स जो है वो इनवर्सली होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के? भला स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के दो बॉडी जो है हमारे पास, उन दोनों बॉडीज का जो मैस होगा उन दोनों मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास, उस डिस्टेंस के फोर्स क्या होगी? इनवर्सली होगी। अब इनवर्सली से मुराद कि अगर आप डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी? कम होगी।
अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर बॉडी का जो मास है हमारे पास, क्योंकि फोर्स जो है वो उस मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो मैथमेटिकली जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, मैथमेटिकली हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास, लेट कंसीडर दैट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m1। एक का मैस जो है वो हमारे पास m1, एंड दूसरी बॉडी का जो है वो मैस हमारे पास m2 हो। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। हमने कह दिया कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, लाइक कि हमारे पास एक बॉडी है वो कुछ इस तरह से, हमारे पास एक बॉडी ये, ठीक है जी। इस बॉडी का हमारे पास जो मास है वो हम कह लेते हैं वो कितना है हमारे पास, m1। एक एनदर बॉडी जो हमने कंसीडर की है वो हमारे पास क्या है, एक दूसरी बॉडी, ठीक, उसका मास है हमारे पास कितना, m2। और इन दोनों बॉडी के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, वो हमने क्या कंसीडर किया है, d। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने डिफाइन लिखी है, डिफाइन के मुताबिक हमारे पास क्या था, हमने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के। तो इन दोनों बॉडी का मैसेज क्या है, पहली बॉडी का मैस m1, दूसरी बॉडी का मैस m2। तो इन दोनों बॉडी का जो मैस है उसका प्रोडक्ट जो है m1 और m2, इन दोनों बॉडी का प्रोडक्ट आ गया। फोर्स जो है वो इन दोनों इस प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी हमने बात क्या कही कि फोर्स जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स वो क्या है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस क्या था, d। तो फोर्स इनवर्सली है इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली। अब देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारा मास जो है वो डायरेक्टली और डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली। अब इन दोनों का मास जितना ज्यादा करते जाएंगे हमारी फोर्स उतनी क्या होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। मास अगर हम कम कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली में एक चीज को ज्यादा कर दे दूसरी ज्यादा हो जाएगी, एक कम कर दे दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्सली में क्या है कि आप इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, हम जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज्यादा। और डिस्टेंस अगर हम इसको ज्यादा करते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली। तो इक्वेशन 1 जो है, इसको इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और मल्टीप्लाई बाय 1/d²। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें हमारे पास दो चीजें, एक इक्वलिटी और दूसरा कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो f इज इक्वल टू g m1 m2 और ओवर d²। तो यहां पर हमारे पास g क्या है, g हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हियर g is proportionality
ठीक, कांस्टेंट और इस चीज को क्या कहते क्या है, एंड इज नोन एज जी जो है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू है एंड सॉरी यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, और जी की वैल्यू जो है हमारे पास वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इस जी की वैल्यू आएगी। अब जी का हमने यूनिट कैसे ड्राइव किया, अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालें तो जी की वैल्यू हमारे पास वो क्या आएगी, जी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो जी जो है इज इक्वल टू, ये डी स्क्वायर इस साइड पर डिवाइड हो रहा था, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर ओवर m1 और m2 इस साइड पर मल्टीप्लाई, तो दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, m1 m2। यहाँ पर इन सब के यूनिट लिख लें। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ऊपर स्क्वायर था तो क्या लगा दिया स्क्वायर, नीचे किलोग्राम का यूनिट हमारे पास मैथ का यूनिट सॉरी किलोग्राम, और इस मैथ का यूनिट भी क्या आ जाएगा किलोग्राम। तो जी का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसकी पावर नीचे जो है वो 2, तो जब इसको वटा से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की। तो G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास G का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर G की जो वैल्यू है एक्चुअली में अगर आप इसको आम नोटेशन में लिखें तो वो हमारे पास क्या आएगी बना, G इज इक्वल टू 0.00673 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू चेक करें आप, हमारे पास 0.00 भी हो तो हम कहते हैं कि वो हमारी वैल्यू जो है वो ना होने के बराबर, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 0 हम उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है 0.00 और 10 टाइम के बाद जाके 6673 आ रहा है, तो जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो जी की इतनी कम वैल्यू होने की वजह से हमें जो है वो जमीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे मुकाबले में जमीन का मैस जो है वो बहुत ज्यादा है, और जमीन का मैस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज्यादा। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के, तो जितना मैस ज्यादा होगा उतनी फोर्स भी क्या होगी ज्यादा, इसलिए जमीन का मैस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है बहुत ज्यादा। तो जमीन के मुकाबले में हमारा मैस ना होने के बराबर, इसलिए हम जो जमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो एक बहुत ही नाकाबिल यकीन वाली फोर्स, जिसको हम कंसीडर भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो है वो फोर्स महसूस नहीं होती, ओनली ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको सर आइजैक न्यूटन ने 1665 में इसको ड्राइव किया था उन्होंने।